नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पुष्पम एजुकेशन में। दोस्तों, कल की कक्षा में हमने जो क्रिया रचना के आधार पर बची हुई थी उसको मैं कल पूर्ण किया। आप लोग वीडियो देख सकते हैं। और पहले जो कक्षा थी क्रिया के और उसमें जो उसके भेद थे उसको बताया गया था। कल वाली वीडियो में जो रचना के आधार पर भेद बच रहे थे उसको बता दिया गया था। अब अगले क्रम में आता है अव्यय। तो आइए आज हम अव्यय को समझते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि अव्यय होता क्या है। इसका जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो पहले आ जाएगा अ और फिर आ जाएगा व्यय। व्यय का मतलब होता है कि खर्च। व्यय का मतलब होता है कि खर्च करना, और आगे अ लग गया तो अव्यय जो खर्च न किया जा सके या फिर जो परिवर्तित न हो, जिसका जो रूप है वो उसी रूप में रहे, जो परिवर्तित न हो, जो कभी व्यय न हो, उसी को हम कहते हैं अव्यय। इसको इंग्लिश में इनडिक्लाइनेबल कहते हैं। इसकी परिभाषा है कि ऐसे शब्द जिसमें लिंग, वचन, पुरुष, कारक आदि के कारण, ऐसे शब्द जिसमें लिंग, वचन, पुरुष और कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है। मैंने बताया है कि अव्यय का मतलब होता है अपरिवर्तित, जिसमें कोई परिवर्तन न हो, जो परिवर्तित न हो वही होता है अव्यय। वही यहाँ पे दिया है कि ऐसे शब्द जिसमें लिंग, वचन, पुरुष, कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है वह क्या कहलाते हैं? वह अव्यय कहलाते हैं। जैसे कहाँ, कब और, लेकिन, धीरे आदि जो कहाँ, कब और, लेकिन, धीरे ये शब्द अव्यय होते हैं, यह परिवर्तित नहीं होते हैं। वही परिभाषा में कह रहा है कि ऐसे शब्द जिसमें लिंग, वचन, पुरुष, कारक आदि के कारण शब्द में कोई परिवर्तन न हो, वह शब्द परिवर्तित न हो, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम अव्यय कहते हैं। अब देखते हैं अव्यय के भेद कितने होते हैं। तो अव्यय के मुख्यतः 4 भेद होते हैं, जिसको हम क्रम से समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले जो आता है वो आता है क्रिया विशेषण। तो मैं पिछली कक्षा में आप लोगों को बताया था कि क्रिया क्या होती है और विशेषण क्या होता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे क्रिया। जिस शब्दों से किसी कार्य का होना या करना पाया जाता है वह क्रिया कहलाती है। और विशेषण किसको कहते हैं? जो संज्ञा तथा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं। यहाँ पे दिया है क्रिया विशेषण। परिभाषा इसकी है कि जो शब्द क्रिया की विशेषता बतलाते हैं उन्हें हम क्रिया विशेषण कहते हैं। जो शब्द क्रिया की विशेषता बतलाते हैं उन्हें हम क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे यहाँ पे दिया है कि रमन तेज दौड़ता है। रमन तेज दौड़ता है, तो ये जो रमन है ये करता है, और जो दौड़ता है ये क्रिया है। तो हम परिभाषा में पढ़े हैं कि जो शब्द क्रिया की विशेषता बतलाता है वह क्रिया विशेषण होता है। तो रमन जो क्रिया कर रहा है दौड़ने की, और इसकी विशेषता क्या है कि तेज, वह तेज दौड़ रहा है, यह इसकी विशेषता है। रमन की विशेषता है कि वह तेज दौड़ता है। उसी प्रकार नीचे उदाहरण दिया है कि वह प्रतिदिन पढ़ती है। वह प्रतिदिन पढ़ती है, तो वह जो पढ़ती है उसकी विशेषता यह है कि वह प्रतिदिन पढ़ती है। एक भी दिन नागा नहीं करके वह प्रतिदिन पढ़ती है। इसमें यही दिया है कि जो शब्द क्रिया की विशेषता बतलाते हैं उन्हें हम क्रिया विशेषण कहते हैं। वह क्या है? वह सर्वनाम है, और पढ़ती है यह क्रिया है, तो वह पढ़ने का काम कर रही है, क्रिया कर रही है, और उसकी विशेषता यह है कि वह प्रतिदिन पढ़ती है। यह तो हो गया आपका क्रिया विशेषण। अब क्रिया विशेषण के भी 4 भेद होते हैं। पहला है स्थानवाचक, फिर अगला है कालवाचक, फिर रीतिवाचक और फिर परिमाणवाचक। अब इन चारों भेदों को हम एक एक करके क्रम से समझने का प्रयास।
जो क्रिया विशेषण का क्रम है, जो उसके 4 भेद होते हैं, उसको हम बारी बारी से देखेंगे। पहला है इसमें स्थानवाचक क्रिया विशेषण। स्थानवाचक क्रिया विशेषण हम किसे कहते हैं, इसको हम परिभाषा के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। जिस क्रिया विशेषण से क्रिया की स्थिति या दिशा का बोध हो, जिस क्रिया विशेषण से क्रिया की स्थिति अथवा दिशा, ये 2 चीज़ आप ध्यान देंगे, स्थिति और दिशा का बोध हो, हमें वो ज्ञात हो, उसे स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जिस क्रिया विशेषण से क्रिया की स्थिति अथवा दिशा का बोध हो, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे हम बाहर जाएंगे, हम बाहर जाएंगे, इस उदाहरण में हमें देखना है कि उसकी स्थिति अथवा दिशा, इन दोनों में से किसका बोध हो रहा है। तो हम बाहर जाएंगे, तो हमें दिशा का बोध हो रहा है कि हम बाहर जाएंगे। यह हो जाएगा आपका स्थानवाचक क्रिया विशेषण। और ये दे रहा है आप यहाँ बैठ जाइए, इसमें भी स्थिति अथवा दिशा का बोध हो रहा है। तो यह हो जाएगा आपका स्थानवाचक क्रिया विशेषण। जिस क्रिया विशेषण से क्रिया की स्थिति अथवा उसकी दिशा को जाना जाए अथवा ज्ञात हो, वह स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाती है। अब अगला है कालवाचक। ये हो गया आपका उदाहरण। इसमें हम बाहर जाएंगे में बताया मैंने आपको कि इसमें स्थिति और जिसमें स्थिति और दिशा का बोध हो। तो यह यहाँ पे चूँकि हम अव्यय पढ़ रहे हैं, तो हमें ये भी जानना है कि इसमें अव्यय कौन सा शब्द है। तो ये जो है बाहर, ये अव्यय है, और बाहर से हमको पता चल रहा है कि यह एक स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। जैसे यहाँ भी है, यहाँ इससे यह हमको बता रहा है कि दिशा या फिर उसका स्थान। तो इससे हमें ज्ञात हो रहा है कि यह स्थानवाचक विशेषण है। और यहाँ पे अव्यय भी है। चूँकि हम अव्यय पढ़ रहे हैं, तो हमें ये भी जानना होगा कि अव्यय शब्द कौन से हैं। तो यहाँ पे जो है यह बाहर, यह अव्यय शब्द है। इस अव्यय मैंने बताया है जो व्यय न हो। तो ये तो हो गया आपका स्थानवाचक क्रिया विशेषण। अब उसी क्रम में हम चलेंगे। अगला जो है ये कालवाचक क्रिया विशेषण। इसको हम समझने का प्रयास करेंगे कि वे शब्द जो क्रिया किए जाने के समय, वे शब्द जो क्रिया किए जाने के समय काल का बोध कराते हों, वे शब्द जो क्रिया किए जाने के समय या काल का बोध कराते हों, उन्हें हम कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। काल का मतलब क्या होता है, समय। जो शब्द हमें समय अथवा काल का बोध कराए, उसे हम कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे यहाँ पे दिया है उदाहरण, आज वर्षा हो रही है। तो इसमें दिया है आज वर्षा हो रही है। तो आज क्या है, यह समय है। परिभाषा में यही दिया है कि वे शब्द जो क्रिया किए जाने के समय अथवा काल का बोध कराएं। तो यहाँ पे समय का बोध करा रहा है कि आज वर्षा हो रही है। ठीक उसी प्रकार अगला उदाहरण है, मेरा भाई आज दिल्ली जाएगा। यहाँ भी देखिए समय का बोध करा रहा है कि मेरा भाई आज दिल्ली जाएगा। तो जिसमें समय अथवा काल का बोध कराए, वह कालवाचक क्रिया विशेषण होता है। इस प्रकार आप लोग समझ जाएंगे कि जिसमें समय अथवा काल का बोध कराया जाए। अब अगला है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। इसको हम समझेंगे कि जिस क्रिया विशेषण से क्रिया की रीति अर्थात कैसे का उत्तर का बोध हो, जिस क्रिया विशेषण से क्रिया की रीति अर्थात कैसे का उत्तर का बोध हो, उसे रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। इसको हम उदाहरण के माध्यम से समझेंगे कि किसको हम रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहेंगे। तो यहाँ पे देखिए दिया है कि विनय जल्दी जल्दी बोल रहा है।
यहाँ एक शब्द आया है कैसे, तो यहाँ पे यही समझना है कि विनय कैसे बोल रहा है। यहाँ पे देखिए दिया है कैसे, तो हम कहेंगे कि विनय कैसे बोल रहा है, तो यहाँ पे लिखा है विनय जल्दी जल्दी बोल रहा है। और ये जल्दी जल्दी क्या है, यह एक अव्यय शब्द है जिसका कोई व्यय न हो, यह एक अव्यय शब्द है। तो जहाँ पे ऐसे वह जल्दी जल्दी खाता है, वह जल्दी जल्दी खाता है, वह धीरे धीरे चलता है, यहाँ पे ऐसे शब्द आएँ जहाँ कैसे का पता चले वहाँ पे होगा आपका रीतिवाचक क्रिया विशेषण। यहाँ पे भी वही है कि विनय जल्दी जल्दी बोल रहा है। कोई कहता है विनय कैसे बोल रहा है, तो आप कहेंगे कि विनय जल्दी जल्दी बोल रहा है। और यह जल्दी जल्दी जो है यह एक अव्यय शब्द है जिसका कोई खंडन नहीं होगा, जो परिवर्तित नहीं होगा। ये हो गया आपका रीतिवाचक क्रिया विशेषण। अब ये जो क्रिया विशेषण है इसका जो अंतिम रूप है वो है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। परिमाण आपने पढ़ा था विशेषण में परिमाणवाचक, वही है ये परिमाणवाचक जिससे मात्रा का ज्ञात हो, संख्या का ज्ञात हो। इसकी परिभाषा है वे शब्द जो क्रिया के परिमाण या मात्रा, मैंने बताया है आपने विशेषण में भी पढ़ा था परिमाणवाचक विशेषण, इसमें भी वही दिया है कि परिमाणवाचक क्रिया विशेषण वे शब्द जिनसे क्रिया के परिमाण अथवा उसकी मात्रा का बोध हो या उसको व्यक्त करते हैं वो परिमाणवाचक कहलाते हैं। यहाँ पे दिया है वे शब्द जो क्रिया के परिमाण या मात्रा को व्यक्त करते हैं उन्हें हम परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे अधिक खाना हानिकारक है, अधिक खाना हानिकारक है, तो इसमें खाने की मात्रा को दर्शाया जा रहा है कि अधिक खाना हानिकारक है। इसमें इसकी मात्रा को बताया जा रहा है कि अधिक खाना सेहत के लिए हानिकारक है। उसी प्रकार यहाँ पे भी उदाहरण है तुम बहुत शोर मचाते हो, तो यह बहुत जो है यह उसकी मात्रा को दर्शा रहा है, बता रहा है कि तुम बहुत शोर मचाते हो। ये तो रही आपकी क्रिया विशेषण के भेद। अब जो अगला आता है उसे हम अगली कक्षा में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।